15 अगस्त 1947 के दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। अधिकतर मुस्लिम इलाके पाकिस्तान के हिस्से आए ईस्ट बंगाल के लोग भी भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अंततः साल 1971 में बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ करीब 9 महीने तक आजादी की जंग लड़नी पड़ी और दक्षिण एशिया के मैप पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा? आखिर क्यों पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया? आखिर कैसे जनरल याहिया खान ने यह सोचकर चुनाव कराए कि न वेस्ट पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा और न ईस्ट पाकिस्तान में किसी को बहुमत मिलेगा? कोई सरकार नहीं बना पाएगा तो पाकिस्तानी मिलिट्री मौज करती रहेगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मामला एकदम उलट जाता है। आखिर क्यों इंदिरा गांधी की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वहीं रॉ ने कहा कि अगर हमने स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में सपोर्ट नहीं किया तो भारत के लिए महंगा पड़ेगा? क्यों रेडियो पाकिस्तान पर हुई एक घोषणा के बाद ढाका शहर के आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं और जय बांग्ला और वीर बंगाली के नारे लगाने लगते हैं? आखिर क्या है बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की कहानी में भारत की एक बड़ी भूमिका रही है और इस वजह से ही भारत की रूस के साथ दोस्ती होती है और अकेले रूस ने ही भारत को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हमले से बचाया था। इसलिए बांग्लादेश के बनने की पूरी प्रोसेस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। लास्ट तक देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमारे कुछ दोस्त मेरे चैनल पर काम करने के लिए अपने CV भेजते हैं, कुछ खाली ईमेल भेज देते हैं कि मिलना है। वहीं कुछ लोग प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, वेबसाइट भेजते हैं। सही कहूं तो मैं क्या, हर कोई इन तीसरे तरीके के लोगों को जरूर रिप्लाई करेगा। वेबसाइट पर बने प्रोफाइल से कोई भी आपके पिछले काम को एक क्लिक पर देख सकता है। इन पोर्टफोलियोज को देखिए, कैसे इन वीडियो एडिटर्स ने ओडू पर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। आप किसी भी फील्ड से हों, इससे आप सीरियस और प्रोफेशनल लगते हैं। ओडू पर आप फ्री में और मिनटों में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ओडू के वेबसाइट बिल्डर ऐप पर जाना है। किस तरह की वेबसाइट बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट सेलेक्ट कर ली है। किस बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, मैंने यहाँ पर जैसे वीडियो एडिटिंग सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, मैंने यहाँ पर इन्फॉर्म कस्टमर्स सेलेक्ट कर लिया। अपनी वेबसाइट पर किस तरह के कलर्स चाहिए, वो कलर थीम चूज कर लेनी है। आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी ओडू खुद ही कलर चूज कर लेगा। आगे पेजेस एंड फीचर्स यूज कर लेने हैं। ये बेसिक जानकारी डालते ही ओडू आपको AI से बनी 3 थीम्स देता है, जिसमें से आपको एक थीम सेलेक्ट कर लेनी है अपने लिए। बस बन गई आपकी वेबसाइट। अब आपको इसमें अपनी डिटेल्स डाल लेनी है। एडिट पर जाकर ये पूरी वेबसाइट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर्स, इमेजेस सब चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। यहाँ से कैरोसेल लगा सकते हैं, टीम का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, मैप, सर्च या काउंटडाउन, इंस्टाग्राम पेज, इवेंट्स जैसे अनगिनत फीचर्स आप इसमें डाल सकते हैं। अपनी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो सब अपलोड कर सकते हैं। एकदम एडवांस फीचर्स हैं जिनसे आपकी वेबसाइट क्रिएटिव एंड टिप-टॉप बनकर तैयार हो जाती है, जैसे मेरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। ओडू पर सबसे स्पेशल बात यह है कि आपको पहले साल के लिए कस्टम डोमेन एकदम फ्री मिलता है। सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक अपने किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि इसका पहला ऐप एकदम फ्री है। आप चाहें तो ओडू का 580 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी वेबसाइट के साथ ही इनवॉइस, साइन, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग जैसे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना काम जितना प्रोफेशनल तरीके से करेंगे उतना ही सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। जहां वेस्ट पाकिस्तान सत्ता का केंद्र था, आर्मी का केंद्र था, वहीं ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से अधिक जनसंख्या थी। 1951 में हुई जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में कुल 7.5 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से वेस्ट पाकिस्तान में मात्र 3.3 करोड़ जनसंख्या थी और ईस्ट पाकिस्तान में 4.2 करोड़ थी। इसलिए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच सबसे पहला विवाद उठा
राष्ट्रीय भाषा को लेकर। जब ईस्ट बंगाल के लोगों ने नए नए नोटों, सिक्कों, पोस्टल स्टैम्प्स और पाकिस्तान के सरकारी फॉर्म्स से बंगाली भाषा को गायब होते हुए देखा तो वे भड़क गए। 5 दिसंबर 1947 के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और टीचर्स ने बंगाली भाषा के फेवर में सड़कों पर पहला प्रदर्शन किया और इसी दिन वेस्ट पाकिस्तान के कराची शहर में हुई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने सरकार को सलाह दी कि केवल उर्दू भाषा को ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए। इस बात ने ईस्ट बंगाल के लोगों में अपनी भाषा को लेकर देशभक्ति जगा दी। इसलिए 25 फरवरी 1948 के दिन पाकिस्तान की संविधान सभा में ईस्ट बंगाल के नेता धीरेन्द्र नाथ दत्त ने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए मांग की कि बंगाली भाषा को भी अंग्रेजी और उर्दू की तरह ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज के रूप में दोनों के बराबर दर्जा दिया जाए। धीरेन्द्र नाथ दत्त ने कहा कि पाकिस्तान के कुल 6 करोड़ 90 लाख लोगों में से करीब 4 करोड़ 20 लाख लोग बंगाली बोलते हैं। धीरेन्द्र नाथ दत्त ने कहा कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज वह भाषा होनी चाहिए जिसे बोलने वालों की जनसंख्या सबसे अधिक हो। उसे केवल एक राज्य की भाषा के रूप में ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र नाथ दत्त के इस प्रपोजल का पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने विरोध किया। लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप के 100 करोड़ मुसलमानों की मांग के कारण बना है और उन 100 करोड़ मुसलमानों की भाषा उर्दू है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए उर्दू इस मुस्लिम देश की भाषा होनी चाहिए। हालांकि लियाकत का यह बयान इमोशनल था, लेकिन असल में पूरे देश के मुसलमानों में मुस्लिमों द्वारा सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज हमेशा बंगाली ही रही है। बंटवारे के बाद भी जहां पाकिस्तान में 55% जनसंख्या बंगाली बोलने वालों की थी, तो वहीं उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या मात्र 3% थी और वे भी अधिकतर भारत से वेस्ट पाकिस्तान में माइग्रेंट करने वाले लोग थे और उसमें भी ये लोग पाकिस्तान की राजधानी कराची में ही सबसे ज़्यादा थे, बाकी जगह बेहद कम थे। हालांकि उर्दू अधिकतर पाकिस्तानियों की समझ में आती थी और सरकारी कामों में यूज होती थी, जैसे भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी, सिंधी और पश्तो भाषा को भी उर्दू या कहें कि अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। वहीं ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली भाषा बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी, वो देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट से एकदम अलग थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान की बंगाली भाषा बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी, वो देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट से एकदम अलग थी। उसमें भी बंगालियों की जनसंख्या किसी भी अन्य भाषा बोलने वालों के मुकाबले अधिक थी और ईस्ट बंगाल में तो केवल वे ही थे, इसलिए उनके द्वारा उर्दू या अन्य किसी भाषा को अपनाने के लिए कहने को वे गुलामी की तरह देखते थे। पाकिस्तान के बनने से पहले ही और बनने के तुरंत बाद ही बंगालियों द्वारा बंगाली भाषा को लेकर स्पष्ट कह दिया गया था कि वे अपने कोर्ट्स यानी अदालतों और सरकारी दफ्तरों में बंगाली भाषा जरूर चाहते हैं। इसके साथ उर्दू और अंग्रेजी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेता मेजॉरिटी बंगालियों के इमोशन को समझ नहीं सके। जब पाकिस्तान की संविधान सभा की बैठक में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने बंगालियों की डिमांड को नकार दिया और उर्दू को थोपने की बात कही, तो अगले ही दिन ढाका शहर में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आते हैं और इसी दिन ऑल पार्टी स्टेट लैंग्वेज कमेटी ऑफ एक्शन का गठन कर दिया जाता है। इसी कमेटी के नेतृत्व में 11 मार्च 1948 के दिन एक बड़ी प्रोटेस्ट बुलाई गई, लेकिन सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम लीग ने इन आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा दी। इस कार्रवाई में करीब 100 छात्र घायल हुए और करीब हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया। इस बीच 21 मार्च के दिन जिन्ना ने ढाका शहर में आकर भाषण दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट भाषा सिर्फ उर्दू रहेगी और कोई अन्य भाषा नहीं रहेगी, और जो कोई भी आपको मिसलीड करना चाहता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बिना एक ही राष्ट्रीय भाषा के कोई भी देश ताकत के साथ बन नहीं सकता और काम नहीं कर सकता। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain. जिन्ना के बयान के बाद भी बंगाली लोग बंगाली भाषा के लिए लड़ते रहे। इधर सेंट्रल पाकिस्तान एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड ने अपनी 7 फरवरी 1949 के दिन की मीटिंग में रिकमेंडेशन दी कि पाकिस्तान की सभी भाषाओं को अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाए। एक तरह से ये कदम पाकिस्तान में इस्लामीकरण को बढ़ाना और यूनिटी को बढ़ाना था।
लेकिन इस खबर के बाहर आते ही ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों को ही ये सब भाषाई फैसले अपनी कल्चर पर एक अटैक की तरह लगे। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड को एक पत्र लिखकर कहा कि बंगाली भाषा को अरबी स्क्रिप्ट में लिखने की बात हमारी भाषा, हमारी साहित्य और हमारी कल्चर पर हमला है। इस प्रयास ने बंगालियों के मन में गुलामी का डर भर दिया है। बंगालियों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान की केंद्र और ईस्ट बंगाल की मुस्लिम लीग की राज्य सरकार ने बंगाली को अरबी में लिखना सिखाने वाले सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए और बहुत सा बजट बंगाली भाषा में सुधार के नाम पर खर्च कर दिया। जनवरी 1952 में मुस्लिम लीग पार्टी के ढाका सेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने दोबारा दोहराया कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू बनेगी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के इस बयान ने ढाका के स्टूडेंट्स को एक बार फिर ट्रिगर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान में दोबारा से लैंग्वेज आंदोलन को जन्म दे दिया। एक बार फिर लैंग्वेज कमेटी बनाई गई और प्रोटेस्ट किए गए। इन प्रदर्शनों में कई छात्र मारे गए और जेल में डाले गए। इन बंगाली छात्रों ने 21 फरवरी 1952 को स्टेट लैंग्वेज डे के रूप में घोषित कर दिया। इसी दिन को बांग्लादेश की आज़ादी की जड़ों के रूप में माना जाता है। यहाँ से 21 नंबर बांग्लादेशी लोगों के रेजिस्टेंस का नंबर बन गया। जब मार्च 1954 में आज़ादी के बाद पहली बार बांग्लादेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, तब ईस्ट बंगाल की बड़ी पार्टियों जैसे कि आवामी लीग पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन बनाया और अपने मैनिफेस्टो में 21 पॉइंट प्रोग्राम रखे। इन 21 वायदों में से एक तो ये था कि बंगाली को स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए। साथ ही एक वायदा ये भी था कि अगर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आती है तो वे मुख्यमंत्री आवास की जगह चेंज कर देंगे और जिस जगह ईस्ट बंगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी मुस्लिम लीग के नेता नूरुल अमीन, जो कि 21 फरवरी के दिन हुई क्लिंग्स के जिम्मेदार हैं, उनका जो अभी वाला मुख्यमंत्री आवास है उसे बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर का रिसर्च सेंटर बना दिया जाएगा। साथ ही 21 फरवरी के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी घोषित किया जाएगा, जिस दिन सरकारी छुट्टी भी होगी। एक तरह से यूनाइटेड फ्रंट ने यह चुनाव भाषाई राष्ट्रवाद पर लड़ा। हालांकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच केवल भाषा का गैप नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की कल्चर भी पाकिस्तान से बहुत अलग थी। इसके अलावा जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पाकिस्तान के प्रशासन और आर्मी में भी बंगालियों की संख्या बेहद कम थी और वेस्ट पाकिस्तानियों का प्रशासन और आर्मी पर कब्जा था। एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान ही सत्ता का असली केंद्र था। पाकिस्तानी आर्मी के अधिकतर अधिकारी भी वहीं से आते थे, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश एक तरह से पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह गया। यही कारण है कि शुरुआत में ही पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत करने वाली मुस्लिम लीग पार्टी का बांग्लादेश में विरोध होने लगा। साल 1954 में पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार ईस्ट बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में मुस्लिम लीग पार्टी बुरी तरह से हारती है और अवामी लीग पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी के यूनाइटेड गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता है। 1954 के चुनाव बांग्लादेश के इतिहास और भविष्य के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चुनाव था। ईस्ट पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता नूरुल अमीन भी अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। वहीं कृषक श्रमिक पार्टी के ए फजलुल हक ईस्ट बंगाल प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल 1953 में ही आर्मी जनरल अयूब खान और आर्मी के अन्य अधिकारियों के सपोर्ट के चलते पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर नाजिमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह एक हल्के नेता मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। अगले 5 साल पाकिस्तान को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ही रूल किया, जिनको पीछे से आर्मी का सपोर्ट मिल रहा था। पाकिस्तान में आर्मी की ताकत के कारण विदेश नीति भी आर्मी के मुताबिक बन रही थी। भारत से नफरत और हथियार देने वाले देशों से दोस्ती। वहीं बंगालियों वाले ईस्ट बंगाल में भारत के प्रति कोई ऐसी नफरत नहीं थी, ना ही उनका भारत से कोई सीमा विवाद था, जैसा कि वेस्ट पाकिस्तान वालों का कश्मीर में चल रहा था। इसलिए ईस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक के सेंटिमेंट भारत के प्रति अच्छे थे। हालांकि अभी भी आर्मी सत्ता के केंद्र में नहीं थी, बल्कि पीछे से काम कर रही थी। लेकिन साल 1958 में पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब ये पॉसिबल था ही नहीं कि ऊपर केंद्र में तानाशाही आ जाए और नीचे राज्य में लोकतंत्र बना रहे, यानी ईस्ट बंगाल में लोकतंत्र बना रहे। 1956 में जब पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ, तब बंगाली भाषा को उर्दू और अंग्रेजी की तरह ही समान दर्जा दे दिया गया था। लेकिन समय और अनुभव के साथ बंगालियों की अब सबसे बड़ी मांग थी खुद के राज्य के लिए
पाकिस्तान के भीतर ही स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान की केंद्र सरकार द्वारा ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। बंगाली जनता ने इस फैसले का घोर विरोध किया। इसके साथ ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट सीटें भी बराबर कर दी गई, जबकि बंगालियों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए उनके द्वारा ये भी मांग की जाने लगी कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें सीट दी जाए। जब जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली तो उनका एक ही मकसद था, और वह मकसद था ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने पास केंद्रित करना। इससे बांग्लादेश को पाकिस्तान से कुछ भी मिलने की उम्मीद चली गई। मार्च 1962 में पाकिस्तान में नया संविधान अपनाया गया और इस नए संविधान में बंगालियों द्वारा संख्या के हिसाब से अपने लिए अधिक सीटें दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया। बंगाल के ढाका शहर में विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़तालें शुरू कर दी, संविधान की प्रतियां जलाईं और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कैद किए गए बंगाली नेताओं की रिहाई की मांग की। तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने फील्ड मार्शल अयूब खान ने सत्ता का इतना सेंट्रलाइजेशन किया कि बंगालियों को रिप्रेजेंटेशन का बेसिक स्पेस देना भी बंद कर दिया। इस बीच साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार होती है। इस युद्ध ने जनरल अयूब खान की ताकत को कम कर दिया। इसने बंगालियों के मन में यह भी भर दिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास ईस्ट पाकिस्तान की रक्षा के लिए कुछ भी अधिक प्लान नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी की केवल एक डिवीजन तैनात की गई थी, जबकि पूरे पाकिस्तान की या देश की अधिकतर जनसंख्या ईस्ट बंगाल में थी। 1965 के युद्ध में इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान की सीमा पर जरूर लड़ाई की, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पर यानी ईस्ट बंगाल पर हमला नहीं किया। इससे भी बंगालियों में भारत के प्रति बैर की भावना कम थी या नहीं थी। और कश्मीर को लेकर जिस तरह का पागलपन वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तानियों में था, वैसा बंगालियों में नहीं था। साल 1965 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने एक मीटिंग में ढाका में मौजूद भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर अशोक रे को बता दिया था कि उनका अंतिम लक्ष्य ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी है। इस तरह पाकिस्तानी आर्मी के शासन द्वारा बंगालियों के शोषण के कारण बंगाली जनता का मूड देखते हुए बंगालियों के सबसे पॉपुलर नेता शेख मुजीबुर रहमान ने साल 1966 में ऐतिहासिक 6 पॉइंट डिमांड की घोषणा कर डाली। इसमें बंगालियों द्वारा मांग की गई कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार केवल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तक ही खुद को सीमित रखे। इसके अलावा जो शक्तियां हैं वे राज्य सरकार को दे दी जाएं। इसके अलावा टैक्स लगाने की सारी पावर केंद्र की जगह अब राज्य सरकार को दे दी जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान के पास अपनी खुद की भी पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र की पार्लियामेंट में दोनों हिस्सों में जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस तरह जो बंगाली पाकिस्तान के भीतर रहकर पहले ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, उनकी ये 6 पॉइंट डिमांड और अधिक रेडिकल थी। शेख मुजीबुर रहमान के अवामी लीग पार्टी के छात्र नेताओं ने ईस्ट पाकिस्तान से अंग्रेजी और उर्दू के साइन बोर्ड हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह बंगाली साइन बोर्ड लगा दिए। 6 पॉइंट मूवमेंट को बंगालियों का भारी सपोर्ट मिला, लेकिन पाकिस्तान की केंद्र सत्ता पर काबिज पाकिस्तानी आर्मी ने इसे देश विरोधी और पाकिस्तान की एकता को तोड़ने के रूप में देखा। अयूब का मानना था कि पाकिस्तान को केवल ताकत के बल पर एक साथ रखा जा सकता है। वहीं 6 पॉइंट मूवमेंट सत्ता को बांटने की मांग कर रहा था। 6 पॉइंट मूवमेंट के विरोध में जनरल अयूब ने अवामी दल के नेताओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही अवामी दल को सपोर्ट करने वाले अखबार इत्तेफाक को भी बैन कर दिया। साथ ही 1965 के युद्ध के बाद से ही लगे हुए आपातकाल को और अधिक बढ़ा दिया। दिसंबर 1967 में बंगाली नेताओं, अधिकारियों और आर्मी ऑफिसर्स को भारत के साथ बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश रचने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। ये मामला अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में चर्चित हुआ। नेवी अधिकारी मुजीबुर रहमान और एजुकेशनिस्ट मोहम्मद अली रेजा भारत की मदद लेने के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे थे, ऐसा आरोप लगा। हालांकि उन्हें भारत की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला था। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये जो नेवी अधिकारी मुजीबुर रहमान है वे शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, ये दोनों अलग हैं। हालांकि इस अगरतला कॉन्स्पिरेसी में सच्चाई बेहद कम थी और आरोप बहुत ज्यादा थे, फिर भी इस केस में शेख मुजीबुर रहमान का नाम जोड़ दिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तानी सरकार द्वारा बंगालियों को देशद्रोह के आरोप में डालने के बहुत से उदाहरण मौजूद थे, लेकिन मुजीबुर रहमान पर लगे इस केस ने उन्हें बंगाल में हीरो बना दिया। बंगालियों के विरोध के कारण पाकिस्तानी शासन को मुजीबुर रहमान पर लगाया ये देशद्रोह का केस वापस लेना पड़ा और उन्हें रिहा करना पड़ा। यहाँ से मुजीबुर रहमान बंग बंधु के नाम से चर्चित हुए और इसी दौरान नवंबर 1959 में बंग बंधु मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से घोषित कर दिया।
ईस्ट और वेस्ट दोनों ही पाकिस्तान में मची अराजकता के बीच 24 मार्च 1959 के दिन अयूब खान ने आर्मी चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को अपना इस्तीफा देकर पावर हैंडओवर कर दी। इस वक्त जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे थे। जाते जाते समय अपने फेयरवेल स्पीच में जनरल अयूब खान ने कहा कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सेंटर में है। आगे की कहानी को कहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मात्र 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारे चैनल पर ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो ला पाना इन्हीं से संभव है। आपका सपोर्ट ही है जो हमारे चैनल को इतना आगे ले आया। अब आगे की कहानी। पाकिस्तान की सत्ता में जनरल याह्या खान के आने से पहले ही पाकिस्तान की एकता भंग हो चुकी थी। बंगाली जनता पाकिस्तानी आर्मी से पीछा छुड़ाकर आजाद होना चाहती थी। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद जनरल याह्या ने नए संविधान के तहत स्वतंत्र चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की। साथ ही याह्या ने बंगालियों की इस मांग को भी मान लिया कि उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में देश की संसद में सीटें दी जाएं। इस तरह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कुल 302 सीटों में से अकेले ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीटें आती हैं, यानी बंगालियों को बहुमत के लिए जरूरी 151 सीटों से भी 11 सीटें ज्यादा आईं। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए। इधर ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने इन चुनावों को 6 पॉइंट डिमांड के रेफरेंडम की तरह कैंपेन करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की वे पार्टियां जो एक मजबूत केंद्र की सरकार की पैरवी कर रही थीं, उन्हें जनता की तरफ से समर्थन नहीं मिला। इन चुनावों में अवामी पार्टी को 162 में से 160 सीटें मिली, जबकि पाकिस्तान की संसद में सरकार बनाने के लिए मात्र 151 सीटें चाहिए थी। इस तरह साफ हो गया कि अब पूरे पाकिस्तान पर, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर, जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान आते हैं, उनकी संसद पर अब बंगालियों का, खासकर अवामी पार्टी का कब्जा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी को 140 में से मात्र 81 सीटें आईं। इन चुनाव रिजल्ट्स ने राष्ट्रपति याह्या को चौंका दिया, जिनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अंदाजा लगाया था कि अवामी पार्टी को ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटों में से मात्र 46 और 70 के बीच सीटें आएंगी। याह्या को लग रहा था कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और इससे राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अपनी पसंद के लोगों को सत्ता में बिठाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने पहले से ही इस बात की तैयारियां शुरू कर दी थी कि अगर रिजल्ट्स के बाद अवामी पार्टी ने रिजल्ट्स को नहीं माना तो किस तरह उनका क्रैकडाउन करना है। लेकिन अब अवामी पार्टी ही बहुमत जीत चुकी थी, इसलिए इलेक्शन रिजल्ट्स के 4 दिन बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने 11 दिसंबर 1970 के दिन ऑपरेशन ब्लिट्ज नाम का प्लान बनाया, ताकि अगर बंगाली नेताओं की तरफ से कोई हरकत की गई या वे आर्मी के हिसाब से नहीं चले तो सिचुएशन को काबू में लाया जा सके। इधर 20 दिसंबर के दिन भुट्टो ने एक भाषण देते हुए कहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में केवल बहुमत ही सब कुछ नहीं होता। बिलावल भुट्टो का साफ इशारा था कि वे बंगालियों की जीत को पचाने के लिए तैयार नहीं हैं। भुट्टो ने साफ कहा कि उनकी पार्टी के बिना केंद्र में सरकार नहीं बनाई जा सकती। इधर 3 जनवरी 1971 के दिन अवामी लीग पार्टी के चुने हुए संसद सदस्यों ने शपथ ली कि वे 6 पॉइंट प्रोग्राम के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं और इन 6 सूत्रीय कार्यक्रम से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इधर अवामी लीग के नेताओं को यह भी डर सता रहा था कि चूंकि उनकी पार्टी को बहुमत मिला है, इसलिए कहीं उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी भारत के साथ बॉर्डर पर लड़ाई शुरू न कर दे, जिससे देशभक्ति की भावनाएं भरकर बंगाल की ऑटोनॉमी की मांग को दबाया जा सके। इसलिए अवामी लीग के नेताओं ने भारत में मौजूद अपने संपर्कों से मैसेज भिजवाकर अपील की कि वे बॉर्डर पर पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली किसी भी उकसाने वाली हरकत को रेस्पॉन्ड करने से बचने की कोशिश करें। अवामी लीग द्वारा मिले इस मैसेज को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हेड रामजी काऊ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ताकतवर सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर के पास भिजवा दिया। काऊ ने परमेश्वर नारायण हक्सर को इस बात का भी ध्यान दिलाया कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ाई जा रही है। इन दिनों 1971 के लोकसभा चुनाव भी चल रहे थे, लेकिन बीच चुनावों में इंदिरा गांधी ने आर्मी जनरल्स के साथ मीटिंग की। सोवियत रूस के भारतीय राजदूत को एक लिस्ट सौंपी गई जिसमें भारत के लिए जरूरी हथियारों और अन्य सामानों का नाम था। आर.एन. काऊ ने अवामी लीग को सूचित कर दिया कि भारत अपनी तरफ से उकसावे की कोई गतिविधि नहीं करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर हमला किया तो भारत जवाब देने के लिए मजबूर होगा। अवामी लीग के 6 पॉइंट प्रोग्राम से पाकिस्तानी आर्मी को असली दिक्कत यह भी थी कि पाकिस्तानी आर्मी अपने फाइनेंस और अन्य कामों के लिए राज्य सरकारों से आने वाले पैसे पर निर्भर
नहीं रह सकती थी। इधर बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन के ऊपर भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए, इसे लेकर इंदिरा सरकार के भीतर चर्चा चल रही थी। होम मिनिस्ट्री के दो बड़े अधिकारी, एक ईस्ट के सेक्रेटरी एस.के. बनर्जी और दूसरे पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर बी.के. आचार्य का कहना था कि पाकिस्तान का विभाजन भारत के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान के ही भीतर लोकतंत्र होने से अधिक अच्छे होंगे। एस.के. बनर्जी को यह भी चिंता थी कि कहीं बांग्लादेश में अलगाववादी आंदोलन के चलते ग्रेटर बंगाल की मांग ना उठने लगे, यानी भारत में मौजूद पश्चिम बंगाल में भी कहीं इसी तरह के अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा ना मिल जाए। इसका कारण ये था कि साल 1947 में ही पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों तरफ के बड़े नेताओं ने इंडिपेंडेंट अनडिवाइडेड बंगाल का प्रस्ताव रखा था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के गुरु हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी थे, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, और शरद बोस जैसे बड़े नेता शामिल थे। इसलिए एस.के. बनर्जी को डर था कि कहीं यूनाइटेड बंगाल की मांग ना उठने लगे, जिससे भारत की ही सीमा के अंदर विवाद पैदा हो जाए। वहीं रॉ के हेड आर.एन. काओ इस बात के समर्थन में थे कि बांग्लादेश में चल रहे अलगाववादी आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। काओ का मानना था कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी ताकत कम करेगी ही नहीं और शेख मुजीबुर रहमान अपनी 6 पॉइंट मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बांग्लादेश के भीतर मिलने वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक तरह से पाकिस्तान का विभाजन होना तय था। वहीं होम मिनिस्ट्री में पाकिस्तान डिवीजन के हेड अशोक रे भी काओ के तर्क से सहमत थे, और अशोक रे ही एकमात्र अधिकारी थे जो आर.एन. काओ के बयान से सहमत थे। अन्यथा भारत की होम मिनिस्ट्री और खुफिया एजेंसी रॉ के बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहना चाहिए। इधर जनवरी 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और आर्मी जनरल याह्या खान ढाका आते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने इसे एक अच्छे मौके की तरह लपकने के लिए जनरल याह्या को बताया कि उनके 6 पॉइंट प्रोग्राम से आर्मी को कोई नुकसान नहीं होगा, आर्मी को पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी, इसके लिए संविधान में प्रॉपर नियम जोड़ा जाएगा। मुजीबुर रहमान ने याह्या खान को राष्ट्रपति पद भी ऑफर किया ताकि इससे याह्या को निजी फायदा भी हो। मुजीबुर रहमान ने याह्या से अपील की कि वे 15 फरवरी तक नेशनल असेंबली की बैठक बुला लें। मुजीबुर रहमान की अपील काम कर जाती है। याह्या खान ने ढाका से निकलने से पहले ही ऐलान किया कि मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन चीज़ों को अभी बहुत अधिक बदलना था। जैसे ही जनरल याह्या खान भुट्टो से मिलने के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में पहुंचते हैं, तो भुट्टो ने राष्ट्रपति याह्या खान की ये कहते हुए आलोचना की कि अभी तो नेशनल असेंबली की बैठक भी नहीं हुई है और आपने मुजीबुर रहमान का नाम पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में तय कर दिया। भुट्टो ने याह्या से कहा कि मुजीबुर रहमान एक चालाक आदमी है, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान के हित बचाने के लिए अभी वक्त की ज़रूरत है। याह्या पर भुट्टो के तर्कों का असर पड़ जाता है और उन्होंने मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कहना बंद कर दिया और नेशनल असेंबली की बैठक भी नहीं बुलाई। जनवरी के अंत तक मुजीबुर रहमान और भुट्टो के बीच भी एक मुलाकात होती है, जहां मुजीब जल्द से जल्द नेशनल असेंबली की बैठक बुलाने के लिए कह रहे थे, तो वहीं भुट्टो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पर अड़े हुए थे। भुट्टो ने कहा कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद चाहिए और साथ ही विदेश मंत्री का पद भी उनकी पार्टी के लिए चाहिए या उसकी जगह उन्हें राष्ट्रपति पद भी चाहिए। मुजीबुर रहमान समझ गए कि पाकिस्तानी आर्मी और भुट्टो कोई बड़ा गेम खेलना चाहती हैं ताकि बंगालियों को वो सत्ता ना मिल सके जो उन्होंने चुनावों से जीती थी। याह्या खान ने भी यूएस एम्बेसडर फारलैंड को कहा कि वो इस तरह का कोई भी संवैधानिक बदलाव एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के टुकड़े कर दे। अवामी लीग के नेता समझ गए कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग किसी भी हालत में ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए फरवरी में ही अवामी लीग के नेता एक बड़ा आंदोलन करने का प्लान करने लगे। अवामी लीग के नेता ताजुद्दीन अहमद और कमल हुसैन को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट बनाने का टास्क दिया गया। इस बीच कश्मीर में 30 जनवरी 1971 के दिन इंडियन एयरफोर्स के एक हवाई जहाज को श्रीनगर हवाई अड्डे पर कुछ कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा कब्जे में ले लिया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को श्रीनगर से पाकिस्तान के लाहौर ले जाया गया, जहां यात्रियों को तो रिलीज कर दिया जाता है लेकिन एयरक्राफ्ट को जला दिया जाता है। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और हाईजैकर्स का हीरो की तरह स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी हाईजैकर्स के ग्रुप का फुल सपोर्ट करेगी जैसे भी वे चाहेंगे। वहीं मुजीबुर रहमान का स्टैंड इसे लेकर एकदम अलग था। मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट को जलाने से
ना रोक पाने के लिए प्रशासन की आलोचना की। साथ ही जनता को अलर्ट भी किया कि ये बंगालियों को सत्ता न सौंपने के मुद्दे से भटकाने के लिए चली गई एक चाल है, इसलिए मुजीबुर रहमान ने इस मामले में जांच की मांग भी की। इस बीच 13 फरवरी के दिन याहिया खान ने घोषणा की कि आने वाली 3 मार्च के दिन नेशनल असेंबली की बैठक होगी। याहिया की इस घोषणा का अवामी पार्टी और मुजीबुर रहमान ने स्वागत किया, लेकिन भुट्टो ने मामला पलट दिया और कहा कि वे इस बैठक का बहिष्कार करेंगी। 22 फरवरी के दिन भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने घोषणा की कि संवैधानिक संकट इस लेवल पर पहुंच चुका है कि उनकी पार्टी 6 पॉइंट फॉर्मूले को रिजेक्ट करती है। इसी शाम याहिया ने राज्यों के गवर्नर्स और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स से मीटिंग की ताकि वो ये बता सकें कि नेशनल असेंबली के सेशन को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन यानी स्थगित करने जा रहे हैं। यानी अब स्थिति बिगड़ने वाली थी और आर्मी इसकी पहले से ही तैयारी कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के गवर्नर एडमिरल एहसान ने राष्ट्रपति याहिया खान के इस डिसीजन के विरोध में तर्क दिए। एडमिरल एहसान के तर्कों को सिंध के गवर्नर जनरल रहमान गुल ने भी सपोर्ट किया, लेकिन याहिया ने दोनों ही गवर्नरों के तर्क नहीं सुने। ईस्ट बंगाल के गवर्नर एडमिरल एहसान को आदेश दिया कि वो 28 फरवरी के दिन उनके इस फैसले के बारे में मुजीबुर रहमान को बता दें। पहले से ही चुनावों के रिजल्ट्स को काफी अधिक दिन बीत चुके थे और अब एक और धोखा साफ था कि इस फैसले के बाद बंगाल क्षेत्र में हंगामा होना तय था। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाल क्षेत्र के जिलों में आर्मी की संख्या बढ़ा दी। 28 फरवरी 1971 के दिन बंगाल के गवर्नर एडमिरल एहसान ने शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति के फैसले से अवगत करा दिया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर एहसान ने खुद भी बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। 1 मार्च के दिन करीब 1 बजे पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने रेडियो पाकिस्तान पर अनाउंस किया कि चूंकि संविधान में बदलाव को लेकर राजनेताओं के बीच एक आम सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए संसद के सेशन को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। रेडियो पाकिस्तान पर हुई इस घोषणा के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जय बांग्ला और वीर बंगाली के नारे लगाने लगते हैं। हाथों में लाठियां और डंडे लिए हुए ये भीड़ अपनी आज़ादी के लिए उतावली होने लगी। मुजीबुर रहमान जो पहले से ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने बंगाल की जनता के इस अकस्मात उत्साह को देख नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऐलान कर दिया, यानी देश भर में एक शांतिपूर्ण हड़ताल की शुरुआत कर दी। इसमें सरकारी कार्यालयों को भी बंद करना और अदालतों को भी बंद करना शामिल था। यह हड़ताल इतनी सक्सेसफुल होने लगी कि पाकिस्तानी आर्मी को लोकल दुकानदारों ने सामान देना भी बंद कर दिया। इस हड़ताल को बंगाली जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है। आर्मी द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को लोगों ने माना तक नहीं। इस स्थिति के बारे में डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने कहा कि इस समय मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपने आदेशों का पालन करने के लिए केवल अपने सैनिक ही बचे हैं। यहाँ तक कि सैनिकों के मामले में भी ये स्पष्ट हो गया कि बंगाली सैनिक बंगाली भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। उल्टा यह भी स्पष्ट रूप से लग रहा था कि अगर शेख मुजीब ने उनसे अपील की तो वे उनके समर्थन में हथियार भी उठा सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जिस याकूब खान ने ऑपरेशन ब्लिट्ज का प्लान बनाया था कि अगर चुनावों के बाद शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के नेता आर्मी के इशारे पर काम नहीं करते तो आर्मी उन्हें कैसे कंट्रोल करेगी, उस प्लान को भी बनाने वाले याकूब खान ने भी गवर्नर एडमिरल एहसान की तरह ही राष्ट्रपति याहिया खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहा, वर्तमान संकट का एकमात्र समाधान पूरी तरह से राजनीतिक है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान स्थिति में कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं उस मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थ हूं। यानी मिलिट्री सॉल्यूशन जो सिविल वॉर और निहत्थे नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या का कारण बनेगा और कोई समझदारी पूर्ण उद्देश्य हासिल नहीं करेगा। बंगाल के गवर्नर एहसान और याकूब खान के इस्तीफे पर गौर करने के बजाय जनरल याहिया खान ने उन लोगों की तैनाती कर दी जो उनके आदेश का सिर्फ पालन करें, यानी सिविलियंस बंगालियों पर बंदूक चला सकें। ऐसे ही एक अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया। टिक्का खान को बचर्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जल्द ही जनरल टिक्का खान को भी ढाका की जमीनी हकीकत का पता चल गया। जब टिक्का खान ढाका में मौजूद गवर्नर हाउस पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई भी बंगाली है ही नहीं। तभी बंगाली स्टाफ वहां से गायब हो चुके हैं। कमाल की बात यह रही कि ढाका हाईकोर्ट के किसी भी जज ने टिक्का खान को ईस्ट बंगाल के नए गवर्नर के रूप में शपथ तक नहीं दिलाई।
ढाका हाईकोर्ट के जज भी मुजीबुर रहमान द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। 7 मार्च के दिन मुजीबुर रहमान का भाषण होना था। बंगाली छात्र इस कदर उत्साहित थे कि उन्हें इस भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा के अलावा कुछ और मंजूर था ही नहीं। लेकिन 7 मई की सुबह ही मेजर जनरल राजा ने मुजीब को एक संदेश भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की तो सेना भेजी जाएगी, रैली को नष्ट कर दिया जाएगा और आवश्यक होने पर ढाका शहर को जमीन पर बिछा दिया जाएगा। मुजीबुर रहमान ने ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक बड़ी भीड़ के सामने भाषण दिया और लोगों से कहा कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयार रहे। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। हालांकि मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा नहीं की, बल्कि अपनी कुछ तात्कालिक मांगें बताई। पहली कि मार्शल लॉ को हटाया जाए, दूसरी सैनिकों को उनकी बैरकों में वापस भेजा जाए, तीसरी इस दौरान हुई नागरिकों की हत्या की जांच हो और चौथी सत्ता का जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को हस्तांतरण किया जाए, मतलब जिस अवामी लीग ने चुनाव जीता है उसे सरकार बनाने दी जाए। इधर ढाका में अवामी लीग संग्राम परिषद के नेतृत्व में प्रशासन की यूनिटें बनाई जाने लगी। ढाका के प्रशासन को अवामी लीग संग्राम परिषद के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी गई। बंदरगाहों के प्रशासन को कहा गया कि वे आर्मी से जुड़े सामान को ट्रांसपोर्ट की अनुमति न दें, साथ ही पोर्ट से आने वाली कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार के खातों में जमा करने के बजाय अवामी लीग द्वारा बताए गए अकाउंट्स में ही जमा करवाएं। तभी स्टेट टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के खाते में जमा किए जाने लगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को अगले नोटिस तक कलेक्ट करने पर रोक लगा दी गई। इस तरह 15 मार्च तक बांग्लादेश में सरकारी ऑफिसेज, कोर्ट्स, बैंक और अन्य सार्वजनिक सेवाएं लगभग पूरी तरह से अवामी लीग के निर्देशों के तहत ऑपरेट होने लगी। सिर्फ मिलिट्री ही ऐसी चीज थी जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। पाकिस्तानी आर्मी राज के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से पहले ही शेख मुजीब ने भारत से भी मदद मांगी थी। 2 मार्च 1971 के दिन रॉ के हेड आर.एन. काउ ने इंदिरा गांधी को सूचित किया कि अवामी लीग पार्टी की तरफ से हथियार, बारूद, सिग्नल इक्विपमेंट, रेडियो ट्रांसमीटर और एक छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट की मांग की गई। ये पहली बार था जब मुजीबुर रहमान की साइड से अपनी मांगों की एक बड़ी लिस्ट इंडिया को सौंपी गई। लेकिन इस वक्त भारत सरकार के भीतर भी अभी भी झिझक थी। सबसे पहला सवाल तो ये था कि अगर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की मदद की तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, और वो इसके बदले कश्मीर पर हमला तो नहीं करेगा। पाकिस्तान के भीतर चल रहे सिविल वॉर में भारत के हस्तक्षेप पर बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के खिलाफ क्या एक्शन लेंगी। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंदिरा गांधी के निर्देशों पर एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पी.एन. अख्तर और विदेश सचिव टी.एन. कौल और होम सेक्रेटरी गोविंद नारायण और रॉ के चीफ आर.एन. काउ शामिल थे। रॉ हेड आर.एन. काउ ने कहा, जितना अधिक समय इस मुक्ति संग्राम को सफलता प्राप्त करने में लगेगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि इसका नियंत्रण उग्रवादियों और चीन समर्थक कम्युनिस्टों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए यह हमारे अपने हित में होगा कि हम जल्द से जल्द और पर्याप्त सहायता प्रदान करें ताकि बांग्लादेश की मुक्ति को जल्द से जल्द सफल बनाया जा सके। इधर अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ताजुद्दीन अहमद ने मार्च के पहले सप्ताह में ही भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के.सी. सेन गुप्ता को पूछा कि अगर पाकिस्तान बंगालियों पर अत्याचार करे तो क्या भारत बंगाली नेताओं को राजनीतिक शरण देगा। बांग्लादेश में बिगड़ते माहौल के बीच मुजीबुर रहमान अपना धैर्य खोते जा रहे थे। मुजीब ने अपना एक और दूत कैप्टन शुजात अली को भी भेजा ताकि वे डिप्टी हाई कमिश्नर के.सी. सेन गुप्ता को भारत द्वारा क्लियर रेस्पॉन्स न देने पर अपनी नाराजगी जता सके। मुजीब के दूत ने यह कहानी भी गढ़ी कि अमेरिका ने भी बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में मदद करने की पेशकश की है और इसके बदले में बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अड्डे की मांग की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई मदद की पहल नहीं की गई थी। बस मुजीब इस बहाने भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे ताकि भारत उनकी मदद करने में देरी ना करे। मुजीब की चिंता को आमने सामने से बताने के लिए सेन गुप्ता ढाका से कोलकाता आ जाते हैं ताकि उनके खून को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस टेप ना कर सके। कोलकाता में आकर सेन गुप्ता ने दिल्ली में इस बात की सूचना दे दी। हालांकि अभी भी भारत इस पछड़े में एकदम से नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए ढाका लौटने पर सेन गुप्ता ने 17 मार्च को ताजुद्दीन से मुलाकात की और कहा कि इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन हाई कमिश्नर को अभी तक यकीन नहीं था कि मिलिट्री का हमला होगा। हालांकि यदि ऐसी स्थिति वास्तव में उत्पन्न होती है तो भारत पीड़ितों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।
इधर मुजीबुर रहमान दो प्लान पर काम कर रहे थे कि एक ये कि कैसे भी अमेरिका को मनाया जाए कि वो पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाकर इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकाले। साथ ही किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी मुजीबुर रहमान भारत से भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का मत अलग था। एक ये था कि अगर पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान की ताकत बिलावल भुट्टो के हाथ में आ जाएगी, जो कि प्रो चाइना है। इसलिए CIA ने राजधानी वॉशिंगटन को सलाह दी कि उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान से बात करनी चाहिए ताकि वे मुजीबुर रहमान से मामला सुलझा सकें, और अगर विभाजन होने की स्थिति बनती है तो हमें ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं से भी निजी तौर पर मिलना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अगर बांग्लादेश स्वतंत्र होता है तो अमेरिका उन्हें मान्यता देगा। CIA अमेरिकी राष्ट्रपति को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान से निकटता थी। वहीं इंदिरा गांधी से खटास थी, इसलिए निक्सन का स्टैंड यूनाइटेड पाकिस्तान के पक्ष में था। यानी निक्सन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो, इसलिए निक्सन पाकिस्तान की साइड हो जाते हैं। इधर 15 मार्च आते आते ढाका की स्थिति और अधिक बदलने लगती है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ढाका दौरे पर आते हैं। इस वक्त पूरा राज्य प्रभावी तरीके से अवामी लीग के कंट्रोल में चल रहा था। पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई सप्लाई नहीं दी जा रही थी, पूरी तरह से नॉन कोऑपरेटिव माहौल था। इस कारण बंगाली जनता और पाकिस्तानी आर्मी के बीच झड़पें भी हो रही थी। ढाका पहुंचने पर याहिया ने सबसे पहले सीनियर मिलिट्री अफसरों से मीटिंग की और जाना कि उनके पास कितना सामान बचा है लड़ने के लिए और अभी की सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। इसके बाद 17 मार्च को याहिया खान ने मुजीब से मुलाकात की और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही याहिया खान ने अपने बड़े जनरलों को ईस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की योजना तैयार करने का आदेश दे दिया। इस तरह 20 मार्च के दिन याहिया खान ने एक नई योजना को मंजूरी दी जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। याहिया खान और मुजीब की बातचीत के दौरान ही सिविलियंस और आर्मी के बीच बड़ी झड़पें होने लगती हैं। लेकिन 19 मार्च के दिन बंगाली लोगों ने एक जगह पर पाकिस्तानी आर्मी का जवाब बंदूक से ही दे दिया। इस घटना ने 20 मार्च को जब याहिया खान और मुजीब की मुलाकात होती है तो उन दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ दी। गुस्साए याहिया खान ने मुजीब से कहा कि जब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जाता तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान ने जवाब दिया कि यदि सेना निहत्ती जनता पर गोली चलाती है तो हथियार उठाने के लिए जनता मजबूर हो सकती है। सेना को अपने बैरकों में बैठना चाहिए और आगे किसी भी उकसावे से बचना चाहिए। इस वक्त तक मुजीब की मांग बांग्लादेश की स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर 6 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करने की मांग थी। यानी मामूली सी ऑटोनॉमी मांगने की थी, यानी छोटी मोटी स्वायत्तता मांगने की थी। 23 मार्च को जब पाकिस्तान का नेशनल डे आया तो बांग्लादेशियों ने इसे रेजिस्टेंस डे के रूप में मनाया। इसके साथ ही पूरे ढाका शहर में प्राइवेट और सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स को फहराया जाता है, सिवाय मिलिट्री एरिया को छोड़कर। 24 मार्च तक दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बातचीत होती है, लेकिन अवामी पार्टी के नेता अब समझ चुके थे कि आर्मी अब कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है। इसलिए 25 मार्च की सुबह ही मुजीब ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को निर्देश दे दिया कि वे शहर छोड़ दें और गुप्त जगहों पर चले जाएं। वहीं मुजीब ने ढाका में ही रुकने का फैसला किया। मुजीब को यह भी उम्मीद थी कि शायद उनके होने के कारण मिलिट्री कोई बड़ा एक्शन ना ले। इस बीच राष्ट्रपति याहिया खान चुपचाप हवाई जहाज से ढाका शहर से निकल जाते हैं पाकिस्तान के लिए। इसके कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने निहत्ती बंगाली आम जनता पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। शहर की अलग अलग बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटी के ऊपर से आग की लपटें नजर आने लगती हैं। ढाका शहर में मौजूद द पीपल नाम के प्रो बांग्लादेश अखबार की इमारत में आग लगा दी जाती है। पाकिस्तानी आर्मी ने बाजार की सभी दुकानों में आग लगा दी, आम जनता पर गोलियां चलाई। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान में जेल में भेज दिया। अमेरिकी काउंसिल जनरल आर्कर ब्लड ने वॉशिंगटन के लिए एक टेलीग्राम में लिखा कि हमारे पास इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं लगातार कि मिलिट्री लॉ अथॉरिटीज के पास अवामी लीग समर्थकों की एक लिस्ट है जिनके घरों में जाकर उन्हें गोली मारकर खत्म किया जा रहा है। इस सफाया अभियान में अवामी लीग की लीडरशिप के अलावा छात्र नेताओं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में कहर बरपाना शुरू कर दिया। हजारों लोग हर दिन बांग्लादेश छोड़कर भागने लगे। अगले 8 महीने में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश से भागकर इंडिया में शरण ली। यहाँ शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। अभी तक भारत सरकार पाकिस्तान के आंतरिक मामले में बड़ा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब
बात भारत की ही सुरक्षा से जुड़ चुकी थी, क्योंकि 1 करोड़ करीब बंगाली शरणार्थी भारत में घुस चुके थे। आम भारतीय जनता में बांग्लादेशियों को लेकर एक सहानुभूति की स्थिति थी। बॉर्डर के पास के लोगों ने इन शरणार्थियों की खूब मददें की। भारत में लोग इंदिरा गांधी पर दबाव बनाने लगे कि यही सही मौका है जब भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दे। लेकिन इंदिरा गांधी के मन में कुछ सवाल चल रहे थे। पहला कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक करेगा। दूसरा कि चूंकि पाकिस्तान चीन का दोस्त है और अगर इंडिया ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दखल दिया तो चीन भारत पर हमला कर देगा। यानी भारत पर पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से हमले की पूरी आशंका थी। तीसरा, इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन पाकिस्तान के साथ है। अगर अमेरिका ने अपने जहाज दक्षिण एशिया में भेज दिए जैसा कि भेजे थे और भारत से युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो आगे भारत के पास क्या ऑप्शन होगा। चौथा सवाल कि यूएन में जब ये मामला जाएगा तो यूएन भारत के खिलाफ क्या एक्शन लेगा। यूएन में भारत को कौन सपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे कैसे देखेगी। पांचवा सवाल कि क्या भारत के पास इतनी पावर है कि इन सब खतरों को देखते हुए भी वह इतना बड़ा रिस्क ले, और जब हथियारों की बात आएगी तो कौन देगा। इंदिरा गांधी को इन सभी 5 सवालों में सबसे बड़ा खतरा चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की तिकड़ी से था। इन तीनों द्वारा भारत पर हमले का मतलब इंदिरा गांधी समझती थी। ऊपर से रूस ने भी जाहिर कर दिया था कि वो यूनाइटेड पाकिस्तान में ही इस समस्या का हल देखता है और किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता। वैसे में सवाल उठता है कि फिर कैसे इंदिरा गांधी ने रूस को मनाया। जब बांग्लादेश मामले पर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और जब अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने जहाज भेज दिए, तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका का सामना कैसे किया। कैसे इंदिरा गांधी ने चीन की चुनौती से बचने के लिए रूस से गुप्त बातचीतें की और कैसे भारत में खड़े होकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में भारतीय सेना को भेजा और बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना से आज़ाद करवा दिया। कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और संधि करने को मजबूर कर दिया। कैसे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के गठजोड़ के आगे रूस बना भारत का सबसे मददगार दोस्त, जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर इसी तरह की फैक्चुअल और डीप रिसर्च बेस्ड वीडियोज लेकर आते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।